चैप्टर नंबर 1 और उसकी अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। और उससे पहले हम लोगों ने MCQs कर लिए थे और अब हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। चलें जी, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिएट अ टेबल टू शो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके सिंबल और उनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका सिंबल होता है G और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो है 9.8 विद यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास है मैस ऑफ द अर्थ और सिंबल M और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.97 इंटू 10 की पावर 24 और यूनिट kg। और इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट सिंबल C और 3 इंटू 10 की पावर 8 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और इसी तरीके से यह 7 इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंबल कैपिटल G और जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये चार मेरे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और जिनके ये रीजनेबल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। तो कौन कौन से हैं? फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखें, फोर्स सबसे पहले तो आपने इनका फार्मूला लिखना है। फोर्स का फार्मूला है F = ma। अब देखें m इज द मास और मास का जो बेस यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम kg। और नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास बेस यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट, सेकंड भी बेस यूनिट। सेकंड वन हमारे पास है वर्क। वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट हो गया हमारे पास kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो देखें ये हमारे पास फोर्स है और इसके साथ हम मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पहले 1 मीटर है तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क का बेस यूनिट kg मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड की पावर -2। थर्ड वन हमारे पास है पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए वर्क का जो बेस यूनिट्स है वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड हो रहा था टाइम के साथ और टाइम का जो बेस यूनिट है वो होता है सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो s-1, ठीक है जी। तो s-2 ऑलरेडी था वर्क का, तो s-1 तो बन जाएगा s-3। फोर्थ वन हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का जो बेस यूनिट्स हैं वो हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया लेंथ इनटू विड्थ और उसका जो बेस यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो देखें जब हम ये फोर्स का बेस यूनिट्स है इसको डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर के साथ तो मीटर जब ऊपर जाएगा तो m की पावर -2, तो ये m की पावर 1 और -2 ये बन जाएगा m की पावर -1। तो मेरे पास प्रेशर का जो यूनिट आ जाएंगे बेस यूनिट्स kg मीटर -1 पावर -1 और सेकंड की पावर -2। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास करंट का फार्मूला होता है I = Q/T। तो Q इज द चार्ज, तो Q का फार्मूला क्या हो गया? Q = IT। तो I करंट और इसका जो बेस यूनिट है वो है एम्पेयर और टाइम सेकंड। तो ये देखें ये कुछ हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज थी और इन ड्राइव क्वांटिटीज के ये बेस यूनिट्स हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशंस। देखें जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्मॉलर रेजोल्यूशंस अलाउ ग्रेटर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इट एनेबल द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल चेंज और वेरिएशन इन मेजरमेंट्स। Also, it helps to minimize error or uncertainty in measurements. जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन जितनी स्मॉल होगी आंसर उतना ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट आएगा। और इसी तरीके से अगर जिस इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन जितनी स्मॉल होगी उसमें जितना स्मॉल वेरिएशन भी आएगा उसकी मेजरमेंट में वो भी डिटेक्ट होता जाएगा। और इसी तरीके से ये हमें हेल्प आउट करता है स्मॉल रेजोल्यूशन एरर को मिनिमाइज करने में और इसी तरीके से अनसर्टेनिटी को भी मिनिमाइज करने में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, What is the importance of increasing the number of readings in an experiment? तो देखें increasing the number of readings in an experiment। तो देखें
इसके 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि हेल्प्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट बाय रिड्यूसिंग रैंडम एरर। जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रैंडम एरर उतना कम होता रहेगा। देखें, हमने आप लोगों को याद होगा कि रैंडम एरर को हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका यही होता है कि हम जितनी भी हमारे पास रीडिंग है उनका एवरेज लिया जाए, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो उसमें ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी देखें, हम जितनी हमारे पास रीडिंग ज़्यादा होंगी तो उससे हमारे पास रैंडम एरर कम होता जाएगा और हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। और सेकंड वन देखें, प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द डाटा। और अगर डाटा में किसी किस्म की वेरिएबिलिटी आ रही है, वेरिएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, तो जितनी स्मॉल मेजरमेंट, जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स लेंगे वो भी हमें इस चीज़ से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो देखिए यहाँ पे ये है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशंस हैं। देखिए, एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक ट्रू वैल्यू है और एक आपने मेजर की, तो आपकी मेजर वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है वो, और उन कितना आपकी जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू को कितना क्लोज है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा तो उतना ज़्यादा आपका आंसर एक्यूरेट होगा। और सेकंड वन इज प्रिसीजन, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर। प्रिसीजन में किसी किस्म की भी ट्रू वैल्यू नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, जस्ट आपने जो मेजरमेंट ली वो आपस में कितना क्लोज है, ठीक है। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे मेरा एक लेक्चर है, तो वो लेक्चर आप लोग लाजमी देख लीजिएगा और उसमें आपका ये कंसेप्ट मजीद अच्छा सा क्लियर हो जाएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। सेकंड में देखें, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंगल वैल्यू। एक्यूरेसी जो है एक ही वैल्यू लें उससे आप एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रिसीजन जो है इट कैन बी डिटरमाइंड बाय सेवरल मेजरमेंट्स। आपने जो मेजरमेंट्स लेनी है वो आपस में कितना करीब करीब है तो वो प्रिसीजन बताता है। तो साफ ज़ाहिर है उसमें आपको ज़्यादा मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। और इट कैन बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। एक्यूरेसी किसी भी सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है, जैसे लिस्ट काउंट है या आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन नहीं की हुई, तो उस वजह से जो एरर हो सकता है तो वो एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है, आपके आंसर की एक्यूरेसी को, मेजरमेंट की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। और इट कैन बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। किसी किस्म का जो वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में, प्रेशर में वेरिएशन आ रही है, तो उसकी वजह से प्रिसीजन में अफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था डायमेंशन वाला, वहाँ पे हमने इसको अच्छा सा समझा भी था। यहाँ पे देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम और कंसिस्टेंट। आपके पास एक फिजिकल इक्वेशंस है, लेट्स सपोज मेरे पास जैसे एक फिजिकल इक्वेशन है, E इज इक्वल टू HF। E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, F इज द फ्रीक्वेंसी। और मैं दोनों तरफ डायमेंशन फाइंड करता हूँ, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अगर तो दोनों साइड के डायमेंशन का आंसर सेम आता है तो मींस ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है जी। तो बोथ साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम और कंसिस्टेंट, और इट हेल्प अस टू इंश्योर दैट क्वांटिटीज बीइंग कंपैरेबल आर कंपैटिबल। कि दोनों तरफ के जो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, वो दोनों सेम ही चीज़ हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ बॉल इज थ्रोन इन एयर एंड 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअली मेजरिंग द टाइम इट टेक्स टू फॉल बैक डाउन यूजिंग स्टॉपवॉच। द टाइम्स obtained by each students are following: 6.2 seconds, 6.0 seconds, 6.4 seconds, 6.1 second and 5.8 seconds। तो हमने फाइंड ये करना है what is the uncertainty of the results, और नंबर 2 how should be the resulting time be expressed। देखें, ये हमारे पास डाटा है गिवन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से डाटा गिवन हो तो हमने किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम लेंगे एवरेज। तो हमने इसकी एवरेज ली, हमारे पास टोटल ये 5 क्वांटिटीज़ हैं, 5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये डाटा लिया था। तो इसका जब हमने एवरेज लिया तो हमारे पास आ गया 6.1 सेकंड। स्टेप 2 क्या था कि डेविएशन फाइंड करनी है हमने। ये जो एवरेज वैल्यू है ये मेजर्ड वैल्यू से कितना डेविएट हुई हुई है। तो देखें 6.1 तो एवरेज वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू 6.2, 6.4, 6.1 और 5.8। तो सिर्फ 6.1 माइनस 6.2 इज इक्वल टू 0.1, 6.1 माइनस 6 0.1, 6.1 माइनस 6.4 0.3, 6.1 माइनस 6.1 0, 6.1 माइनस 5.8 0.3। इसमें माइनस नहीं आता क्योंकि इसका मॉड लेते हैं, मॉड से माइनस खत्म हो जाता है। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जो डेविएशंस आई हुई हैं, इनका मीन लेना है आपने। थर्ड स्टेप्स
तो ये जो डेविएशंस थी इनका हमने मीन लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.16, इसको राउंड ऑफ किया तो 0.2 सेकेंड। इतनी इस जो हमारे पास रीडिंग्स थी 0.2% इसमें अनसर्टेनिटी है। और फाइनली हम रिजल्ट किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखें दिस वन इज द टाइम और दिस वन इज द अनसर्टेनिटी इन दिस टाइम, तो इसको कंबाइन करके लिख देंगे कि 6.1 प्लस माइनस 0.2%। ठीक है जी। लास्ट पे हमारे पास जो है वो है the energy of a photon is given by E is equal to hf, find the dimensions of Planck's constant h where f is the frequency। देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है E is equal to hf, और मैंने h की डायमेंशन फाइंड करनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है, और वो है h इज इक्वल टू E बाई एफ। ठीक है, h की फाइंड करनी है तो ऑटोमेटिकली f को डिवाइड कर दूंगा E के नीचे। अब देखें E इज द एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, इसी तरीके से वर्क का यूनिट भी क्या होता है, जाउल। तो वर्क की जो डायमेंशन है वही एनर्जी की डायमेंशन है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। जो वर्क की डायमेंशन वही एनर्जी की डायमेंशन। तो देखें वर्क की डायमेंशन क्या होगी, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखें ये मेरे पास वर्क था, और वर्क का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। तो केजी की डायमेंशन होती है मैस कैपिटल एम, मीटर लेंथ में एल स्क्वायर, और इसी के साथ हमारे पास सेकंड, तो सेकंड जो है वो टी माइनस 2, तो टी माइनस 2। तो ये मेरे पास हो गया वर्क और एनर्जी, और उसके नीचे हमने डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टाइम की डायमेंशन सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल लेंगे तो t-1। इसको ऊपर ले जाएं, पावर में ले जाएं, तो ऊपर हमारे पास है t-2, ये t-1, तो t-2, और ये ऊपर जाएगा तो t+1, तो t-2 + 1 -1। तो हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन आ गई ml² t-1। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास आपके जो चैप्टर 1 फिजिक्स उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये थे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इस जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो वो कमेंट्स में लिखिएगा, तो कोशिश करेंगे उसको मज़ीद अच्छा सा एक्सप्लेन करने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।